नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। अध्ययन इंफोटेनमेंट के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में मैं चंद्रवर्धन आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इससे पहले हम लोग देख रहे थे फरवरी का करंट अफेयर्स, जिसमें हम लोगों ने फरवरी 2020 के वन लाइनर्स देख लिए थे और 1 से 10 फरवरी 2020 तक का करंट अफेयर्स भी हम लोग विस्तार से देख चुके थे। आज हम लोग देखने वाले हैं 11 फरवरी से 18 फरवरी 2020 तक का करंट अफेयर्स विस्तार से, और इसके बाद का जितना भी करंट अफेयर्स है वो सारा आपका अपडेटेड है ऑलरेडी। ठीक है, तो आपका जनवरी और फरवरी का करंट अफेयर्स अभी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, आइए देख लेते हैं 11 फरवरी का करंट अफेयर्स। ओके, पहला जो पॉइंट है हमारा, सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स चेंजेस टू SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट। एट्रोसिटीज का मतलब होता है अत्याचार। देख लेते हैं मुद्दा क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के एक संशोधन को अपनी मंजूरी दी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अत्याचार करने वाले को अग्रिम जमानत लेने से रोका था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST अत्याचार निरोधी संशोधन कानून 2018 की धारा 18A की संवैधानिकता को कायम रखा है। धारा 18A का एकमात्र उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय को अमान्य करना था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 1989 के SC/ST अत्याचार निरोधी कानून में एंटी बेल प्रावधानों को डाइल्यूट कर दिया था। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था कि जो बेल नहीं लेने का प्रावधान था उसको थोड़ा सा हल्का कर दिया था, उसमें बेल लेने का प्रावधान कर दिया था। ठीक है, और इसके अलावा गिरफ्तारी से पहले जो है आपका विशेष अधिकारियों से पूछताछ वगैरह का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने किया था। लेकिन फिर क्या किया, संसद ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटते हुए और जो पुराना कानून था उसी के हिसाब से सारा संशोधन कर दिया। ठीक है, फिर संसद में जो कार्यवाही हुई उसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, और उसी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संसद को सही माना। ठीक है, और न्यायालय का क्या दृष्टिकोण था वह देख लेते हैं। उच्च न्यायालय को अंतर्निहित शक्ति प्राप्त है, जिसके तहत वो SC/ST अत्याचार से जुड़े मामलों में अग्रिम जमानत दे सकते हैं। मतलब कि यदि हाई कोर्ट को लगता है, यदि उच्च न्यायालय को लगता है कि जो केस दर्ज किया गया है वह गलत है या फिर बदले की भावना से किया गया है, तो वह जो है अग्रिम जमानत दे सकते हैं। ठीक है, वो उनके विवेक के पर निर्भर है। इसके अलावा उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट SC/ST कानून का दुरुपयोग रोकने हेतु विशेष मामलों में उसे रद्द भी कर सकते हैं। हालांकि हाई कोर्ट को अग्रिम जमानत देते वक्त संयम, मतलब कि धैर्य, और मामले में अपवादों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि अन्याय न हो। देख लेते हैं SC/ST अत्याचार निरोधी संशोधन कानून 2018 के बारे में। तो FIR दर्ज करने से पहले प्राथमिक पूछताछ या जांच जरूरी नहीं है तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य नहीं है। यही आपका हल्का किया था सुप्रीम कोर्ट ने पहले। ठीक है, जिसको कि अब हटा दिया गया है। SC/ST कानून के तहत आरोपित अपराधियों को अग्रिम जमानत नहीं दी जाएगी। अब जो है फिर से वही पुराना वाला लागू कर दिया गया है। देख लेते हैं, इससे संबंधित है आपका सुभाष काशीनाथ बना महाराष्ट्र राज्य सरकार मामला। तो इस मामले में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST कानून के कड़े प्रावधानों को कुछ हल्का कर दिया था तथा थोड़ी सी ढील दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि निर्दोष लोगों को SC/ST कानून के कड़े प्रावधानों से आतंकित करना सही नहीं है, और उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करने हेतु ऐसा कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। सरकारी कर्मियों की गिरफ्तारी नियोक्ता अधिकरणों की अनुमति से ही होगा। मतलब जिस भी कार्यालय में वो नियुक्त है, तो वो जिसने नियुक्ति दी है या फिर उसके जो अधिकारी हैं उनसे जो है अनुमति लेना आवश्यक होगा गिरफ्तारी से पहले। निजी कर्मी कोई है तो इस मामले में वरिष्ठ SP स्तरीय अधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक होगा, और FIR दर्ज करने से पहले प्राथमिक जांच आवश्यक होगी कि मामला SC/ST कानून के दायरे में आता है या नहीं, या मामला दुश्मनी साधने हेतु या प्रेरित होकर के तो नहीं किया गया, मतलब मोटिवेटेड या फिर फ्रिवलस तो नहीं है। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश ने दोबारा विशेष श्रेणी दर्जे की मांग की है। 2014 में आंध्र प्रदेश का विभाजन करते हुए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने SCS का वादा किया था, मतलब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का वादा किया था, विशेष श्रेणी दर्जा जिसको हिंदी में कहा जाता है। जबकि 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार SCS देने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है ही नहीं। SCS होता क्या है, तो संविधान में SCS का कोई प्रावधान नहीं है।
SCS का उद्भव 1969 में हुआ था, जब गाडगिल फॉर्मूला अपनाया गया था। तो गाडगिल फॉर्मूला जो है वह विशेष श्रेणी के दर्जे से संबंधित है, याद रखिएगा। 1969 में यह फॉर्मूला अपनाया गया था। इसके तहत केंद्र सरकार तुलनात्मक रूप से कमजोर राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अब SCS का दर्जा देने के लिए शर्त या फिर प्रावधान क्या है? तो कमजोर संरचना तथा आर्थिक पिछड़ापन, राज्य की जो संरचना है वो कमजोर होनी चाहिए या फिर आर्थिक रूप से राज्य जो है वो पिछड़ा हुआ होना चाहिए। राज्य का पहाड़ी या चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में अवस्थित होना। तीसरा है जनसंख्या घनत्व कम होना तथा जनजातीय जनसंख्या अधिक होना। और चौथा है रणनीतिक अवस्थिति, यानी कि पड़ोसी देशों की सीमाओं पर स्थित होना। ठीक है, तो ये सब शर्तें होंगी, ये सब प्रावधान होंगे, मतलब कि अगर ये सब फुलफिल होता है तब जा करके उसको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलता है। ठीक है, इससे लाभ क्या होता है? SC मतलब विशेष श्रेणी के दर्जा मिलने से लाभ क्या होता है राज्यों को? तो सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर राज्य खर्च का 90% केंद्र सरकार देती है तथा 10% की पूर्ति हेतु राज्य को बिना ब्याज के ऋण भी देती है। केंद्रीय फंडों में, फंड मतलब कि कोष में राज्य को प्राथमिकता दी जाती है। राज्य में निवेश आकर्षित करने हेतु एक्साइज शुल्क में छूट दी जाती है। केंद्र सरकार के ग्रॉस बजट का 30% SCS में खर्च होता है। राज्य को डेब्ट स्वैपिंग मतलब कि कर्ज माफी या कर्ज में राहत से लाभ मिलता है। राज्य को कस्टम, कॉरपोरेट इनकम तथा अन्य करों में छूट दी जाती है। यदि राज्य धन खर्च नहीं कर पाते हैं, किसी वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा दी गई कोई राशि यदि खर्च नहीं कर पाते हैं तो वह लैप्स या कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। मतलब कि यह जो है आपका राज्य के पास ही रहता है। ऐसा नहीं है कि आपने मान लिया 2019 के लिए आपको जो राशि दी गई थी वो आपने खर्च नहीं किया तो वही राशि आपको 2020 के लिए दे दी जाएगी, ऐसा नहीं होता है। विशेष श्रेणी का दर्जा यदि प्राप्त है तो 2020 के लिए अलग से फिर से धनराशि दी जाएगी। ठीक है, बाकी राज्यों जिनको दर्जा प्राप्त नहीं है उनको जो है आपका दिया जाता है, मतलब कि कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है या फिर राशि जो होती है वो लैप्स हो जाती है। आगे देख लेते हैं और फायदा क्या है। तो सामान्यतया केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए SCS दर्जा प्राप्त राज्यों के खर्च का अनुपात क्या होता है? 70% लोन तथा 30% अनुदान के रूप में होता है। ठीक है, और अब तक दिए गए SCS देख लेते हैं, मतलब कि अब तक जो है विशेष श्रेणी का दर्जा कहाँ कहाँ किसको किसको दिया गया है। तो पहली बार 1969 में जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। यह जो है आपका BPSC में पूछा गया था। ठीक है, शायद पिछली ही बार BPSC में PT में पूछा गया था कि इनमें से कौन से राज्य हैं जिनको कि विशेष श्रेणी का दर्जा नहीं प्राप्त है। ठीक है, तो यह जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आगे चलकर मतलब सबसे पहले जो है आपका जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को दिया गया था और आगे चलकर 8 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा और अंत में 2010 में उत्तराखंड को SCS सूची में जोड़ा गया था। और 2014-15 तक कुल 11 राज्यों को SCS का दर्जा प्राप्त था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेशनल डिवॉर्मिंग डे। नेशनल डिवॉर्मिंग डे प्रतिवर्ष 2 बार 10 फरवरी और 10 अगस्त को नेशनल डिवॉर्मिंग डे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मनाया जाता है। यह सभी 1 से 19 वर्ष के बच्चों में इंटेस्टाइनल वर्म संक्रमण के उपचार के प्रति अप्रोच हेतु यह एक दिन तय किया गया है। देखते होंगे देहात में कहते हैं ना कि पेट में कीड़ा हो गया हुआ है चलते भूख न लगे छो, तो मतलब इस तरह की बातें होती हैं तो लोग कीड़ा का दवाई बच्चा को खिला देते हैं तो उसका जो है भूख लगने लगता है या फिर जो पेट की जो समस्याएं होती हैं वह आपका कम हो जाती हैं। ठीक है, तो वो उसी से बचाव हेतु जो है साल में 2 बार आपका यह दिन मनाया जाता है। यह सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथ जो सबसे सामान्य संक्रमण है के नियंत्रण हेतु स्वास्थ्य कर्मियों, राज्य सरकारों तथा अन्य हितधारकों को मोबिलाइज करता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। विद्यालयों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में डिवॉर्मिंग टैबलेट के अलावा जल स्वच्छता तथा हाइजीन संबंधी क्रियाविधियों को बढ़ावा दिया जाता है। अल्बेंडाजोल नामक एक प्रभावी दवा के जरिए करोड़ों बच्चों एवं नवजातों को डिवॉर्मिंग का लाभ दिया जाता है। तो ये दवा का नाम याद रखिएगा। पृष्ठभूमि देख लेते हैं। तो WHO के अनुसार भारत में 14 वर्ष से कम आयु की 64% जनसंख्या STH या कीड़ा संक्रमण से प्रभावित है। STH से बच्चों का पोषण का संपूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है बच्चों को, जिससे एनीमिया और कुपोषण हो सकता है और बच्चों का दिमागी और शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है। इंटेस्टाइनल
पैरासाइटिक वर्म्स क्या होते हैं देख लेते हैं। ये बड़े बहुकोशिकीय जीव होते हैं जिन्हें मैच्योर होने पर नंगी आंखों से देखा जा सकता है। इन्हें हेलमिंथ्स कहा जाता है जो अधिकतर आंत में पाए जाते हैं। तो ये आंत में पाए जाते हैं, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं JRD टाटा के बारे में। तो भारत के पहले पायलट कौन थे? JRD टाटा थे। 1929 में 10 फरवरी को टाटा के रूप में भारत को अपना पहला पायलट मिला और भारतीय एविएशन का जन्म हुआ था। उस वक्त उड़ान लाइसेंस जो कि एविएटर सर्टिफिकेट कहलाता था, ठीक है, जो द एरो क्लब ऑफ इंडिया एंड बर्मा के द्वारा जारी किया जाता था, जो रॉयल एरो क्लब ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का सहयोगी था, जिसे ब्रिटिश साम्राज्य से मान्यता प्राप्त थी। द एरो क्लब ऑफ इंडिया एंड बर्मा को फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनले से मान्यता प्राप्त थी। फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनले से मान्यता प्राप्त थी। JRD टाटा प्रथम भारतीय थे जिन्होंने उड़ान लाइसेंस नंबर 1 के साथ पास किया था। हालांकि पुरुषोत्तम मेघजी कबाली को प्रथम भारतीय पायलट माना जाता है। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पुरुषोत्तम मेघजी कबाली को प्रथम भारतीय पायलट माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं CRR के बारे में, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो के बारे में। RBI ने रिटेल तथा MSMEज को लोन के लिए बैंकों को 5 वर्ष के लिए छूट दी है। CRR प्रबंधित करने से छूट दी है यदि ये लोन 31 जनवरी से जुलाई 31, 2020 तक दिए गए हों तो, ठीक है। वर्तमान में CRR नेट डिमांड तथा टाइम लायबिलिटीज का 4% है। बैंकों को CRR मेंटेन रखने के लिए RBI से कोई भी ब्याज नहीं मिलता है, यह याद रखिएगा। CRR होता क्या है? तो यह एक निश्चित जमा राशि होती है जो एक वाणिज्यिक बैंक को रिजर्व बैंक के पास जमा रखना होता है रिजर्व के रूप में। CRR इज इक्वल टू होता है परसेंटेज एज ऑफ कैश रिक्वायर्ड टू बी केप्ट एज रिजर्व बाय बैंक्स टोटल डिपॉजिट। मतलब कि जो जितना कैश रिक्वायर्ड होता है रिजर्व में रखने के लिए उसका परसेंटेज, और उसमें भाग दे दिया जाता है बैंक का टोटल जो डिपॉजिट है, जितना भी जमा है उससे भाग दे दिया जाता है, तब आपका CRR निकलता है। RBI जब CRR बढ़ाती है तो बैंकों के पास उपलब्ध राशि कम हो जाती है। CRR का इस्तेमाल RBI वित्तीय प्रणाली से अतिरिक्त धन वाइप आउट करने के लिए करता है, ठीक है। वित्तीय प्रणाली में अधिक ज्यादा धन होता है तो उसको वाइप आउट करने के लिए, खत्म करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यह दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। CRR का उद्देश्य क्या होता है? तो CRR उपभोक्ताओं द्वारा बैंकों में जमा की गई राशि की जमानत के रूप में बैंकों को RBI के पास जमा करना होता है ताकि जब ग्राहक अपनी राशि वापस मांगे तो यह उपलब्ध हो। CRR मुद्रास्फीति नियंत्रित करने में भी काम आता है। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। जब हाई इन्फ्लेशन होता है तो RBI द्वारा CRR बढ़ा दिया जाता है जिससे बैंकों को अधिक राशि जमा करनी होती है और लोन देने के लिए उनके पास अधिक धन उपलब्ध नहीं होता है। CRR कम होने से देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। तो यह दोनों पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम के बारे में, IADWS। डोनाल्ड ट्रंप की आगामी भारत यात्रा के दौरान भारत को अमेरिका से 1.867 बिलियन का IADWS मिल सकता है, अर्थात इसकी बिक्री हेतु डील होने की संभावना है। IADWS को नेशनल एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम यानी कि NASAMS भी कहा जाता है। इसमें रडार लॉन्चर, टारगेटिंग एंड गाइडेड सिस्टम, एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल, स्टिंगर मिसाइल तथा संबंधित उपकरण और सपोर्ट शामिल है, ठीक है। तो याद रखिएगा यह IADWS के बारे में। प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चरल जोन के बारे में देख लेते हैं, PSAZ। तमिलनाडु सरकार ने कावेरी डेल्टा को PSAZ घोषित किया है तथा इस संबंध में जल्द ही कानून लागू किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। कावेरी डेल्टा को PSAZ घोषित किया है तमिलनाडु सरकार ने। इस संरक्षित जोन में तंजाउर, तिरुवरुवर, नागापट्टनम जिले तथा त्रिची, कुड्डालोर और पुडुकोट्टई के डेल्टा क्षेत्र शामिल होंगे। महत्व क्या है? तो PSAZ घोषित होने से कावेरी डेल्टा क्षेत्र का भविष्य सुरक्षित होगा, तमिलनाडु की भोजन या खाद्य जरूरतें पूर्ण होंगी तथा डेल्टा क्षेत्र के किसानों का कल्याण सुनिश्चित होगा। इस कदम के जरिए सरकार ने हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन से संबंधित किसानों की समस्याओं को समझा है तथा खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्लोबल कंजर्वेशन लिस्ट। तो भारत एशियाई हाथी और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को GCL उन प्रजातियों की सूची जिनके लिए उच्च संरक्षण मानदंड की
जरूरत है उनको ग्लोबल कंजर्वेशन लिस्ट में रखा जाता है। तो भारत एशियाई हाथी और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को जीसीएल में रखने वाला है। इस सूची पर 13वें कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया पार्टीज यानी कि सीओपी के कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स पर सम्मेलन में बहस या चर्चा होगी, जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत एक पर्यावरण संधि है। तो यह जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट तो ये कि हाथी और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को रखा जाएगा जीसीएल में, ठीक है। और दूसरा आपका है कि यह जो है आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत एक पर्यावरण संधि है। सीओपी का आयोजन 17 से 22 फरवरी तक गांधीनगर गुजरात में होगा, यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत को अगले 3 सालों के लिए सीओपी का अध्यक्ष बनाया गया है। इस सूची को अपेंडिक्स 1 के नाम से जाना जाता है, जिसमें वर्तमान में 173 प्रजातियां सम्मिलित हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चिंदू यक्षगानम, जो कि तेलंगाना का आपका गान है। चिंदू यक्षगानम के बारे में देख ले तो यह जो है चिंदू मगिया समुदाय के सदस्यों द्वारा प्रदर्शित एक नाटक है। इसमें शिकार, युद्ध तथा अन्य साहसिक कार्यों से जुड़े नाटक का प्रदर्शन किया जाता है। तेलंगाना में मनोरंजन का यह एक साधन है। चिंदू समुदाय पारंपरिक रूप से तेलंगाना का घुमंतू समुदाय है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देख लेते हैं 12 फरवरी 2020 का करंट अफेयर्स। पहला जो पॉइंट है वो है हम्पी, जो कि कर्नाटक में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार द्वारा हम्पी के निकट गैर कानूनी संरचनाओं को नष्ट करने के कदम का समर्थन किया है। न्यायालय ने माना कि ये संरचनाएं मैसूर प्राचीन तथा इतिहास बहुत ज्यादा अथी हो गया यार। न्यायालय ने माना कि ये संरचनाएं मैसूर प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1961 का उल्लंघन करके निर्मित किए गए हैं। हम्पी के बारे में देख ले तो यह यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों में शामिल है। यह 3री शताब्दी, यह तो सबसे पहले याद रखिएगा, यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों में शामिल है। यह 3री शताब्दी बीसी में मौर्य साम्राज्य का अंग था, यह भी याद रखिएगा। हम्पी विजयनगर शहर में 4 विभिन्न वंशों की सामूहिक राजधानी थी, जो 1336 एडी में अस्तित्व में आया था, 1336 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य ने तुलुव वंश के राजा कृष्णदेव राय के शासन में असीमित ऊंचाई हासिल की थी, याद रखिएगा। कृष्णदेव राय तुलुव वंश के थे, ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य ने उनके शासनकाल में बहुत ऊंचाइयों को हासिल किया था। रामायण के किष्किंधा कांड में भी हम्पी की विशेष चर्चा है। यह तुंगभद्रा नदी के निकट अवस्थित है, यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1500 ईस्वी में हम्पी विजयनगर बीजिंग के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मध्ययुगीन शहर था, जो फारस या पर्सिया तथा पुर्तगाली व्यापारियों के आकर्षण का केंद्र था। यूनेस्को द्वारा इसे एक ऑस्टेरे ग्रैंडियोज साइट के रूप में वर्णित किया गया है, जहां दक्षिण भारत के अंतिम महान हिंदू साम्राज्य के लगभग 1600 बचे हुए अवशेष है, ठीक है। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारा हम्पी के बारे में, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेफर इंटरनेट डे। 11 फरवरी 2020, मतलब 11 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। एसआईडी पहल की शुरुआत सबसे पहले यूरोप में हुई थी, परंतु अब इसे विश्व पर्यंत 150 देशों की मान्यता प्राप्त है। उद्देश्य क्या है? तो उभरते नए ऑनलाइन मुद्दों जैसे साइबर बुलिंग एटसेट्रा पर जागरूकता बढ़ाना और वर्तमान चिंताओं को प्रदर्शित करता कोई मामला हर वर्ष उठाकर उस पर चर्चा करना। थीम क्या है इस वर्ष का? तो टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट, यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। आयोजक कौन कौन है? तो इन सेफ या इन होप जागरूकता केंद्रों का नेटवर्क जो 30 देशों में फैला है तथा जिसे यूरोपीय संघ के
कनेक्टिंग यूरोप फैसिलिटी प्रोग्राम से फंड मिलता है। भारत में DISC यानी कि डेवलपिंग इंटरनेट सेफ कम्युनिटी के नामक NGO SID समिति में शामिल है। तो याद रखिएगा कब मनाया जाता है सेफर इंटरनेट डे और इस वर्ष की थीम क्या है, ज्यादा से ज्यादा इतना पूछ सकता है तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ईरान 1979 की इस्लामिक क्रांति का उत्सव मना रहा है। इस्लामिक क्रांति 1978-79 में ईरान में हुआ एक लोकप्रिय विद्रोह था जिसके परिणाम स्वरूप 11 फरवरी 1979 को राजशाही का पतन हुआ था और इस्लामिक गणतंत्र ईरान की स्थापना हुई थी। इस्लामिक क्रांति के प्रमुख कारण क्या क्या थे वो देख लेते हैं। तो पश्चिमी साम्राज्यवाद के खिलाफ एक संघर्ष था यह। 1953 में ईरानी तख्ता पलट इसका कारण था। इसके अलावा 1973 में तेल राजस्व में गिरावट से उम्मीदें बढ़ी थी, यह भी इसका कारण था। अति महत्वाकांक्षी आर्थिक कार्यक्रम, यह भी इसका कारण था। और 1977-78 में छोटा तेज आर्थिक संकुचन और पिछले शासन की अन्य कमियां, इन सब के कारण जो है आपका इस्लामिक क्रांति हुआ था। परिणाम क्या था? तो 1979 की ईरानी क्रांति के बाद खुमैनी के शासन में इस्लामिक गणराज्य का गठन किया गया था। ईरान में अमेरिकी दूतावास को मुस्लिम छात्रों के एक समूह ने अपने कब्जे में ले लिया तथा 52 अमेरिकी राजनयिकों और नागरिकों को 4 नवंबर 1979 को बंधक बना लिया गया। उपरोक्त घटना को ईरान बंधक संकट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ज्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, कब हुआ था ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सियारा तूफान। सियारा तूफान यह एक नवीनतम तूफान है जिसकी उत्तरी यूरोप से टकराने की संभावना है। यह आयरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड तथा जर्मनी से टकराने वाला है। जर्मनी में इसे सबाइन नाम दिया गया है। इस तूफान के 2 नाम है क्योंकि संपूर्ण यूरोप में मौसम प्रणाली को नाम देने हेतु एक सामूहिक प्रणाली नहीं है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। UNHCR ने 2 बिलियन किलोमीटर्स टू सेफ्टी अभियान चलाया है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR ने एक नए वैश्विक अभियान की घोषणा की है जिसमें दुनिया भर के लोगों से आग्रह किया गया है कि वे हर वर्ष शरणार्थियों द्वारा यात्रा की गई कुल दूरी को कवर करें जो कि 2 बिलियन किलोमीटर है। तो रनिंग, जॉगिंग या वॉकिंग के द्वारा यह तय करने के लिए कहा गया है। यह अभियान लोगों को प्रोत्साहित करता है कि वो शरणार्थियों के साथ विभिन्न क्रियाविधियों द्वारा मजबूती से खड़े हों। इसका लक्ष्य शरणार्थियों की मजबूती तथा लचीलेपन या साहस को महसूस कराना है। ठीक है, तो कुछ खास नहीं है। 2 बिलियन किलोमीटर टू सेफ्टी यह अभियान जो है UNHCR ने चलाया है, याद रखिएगा। ठीक है, और कुछ खास इसमें है नहीं। ठीक, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। UN द्वारा, यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 11 फरवरी को प्रत्येक वर्ष यह दिन विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं एवं लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने तथा विज्ञान तक उनकी समान पहुंच को प्रोत्साहित करने हेतु स्थापित किया गया है। कौन सा दिन? इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। तो 2018 में यूनेस्को द्वारा तैयार की गई फैक्ट शीट वुमेन इन साइंस के अनुसार केवल 28.8% महिलाएं शोध एवं या अनुसंधान करता है विश्व भर में। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहीं भी आप महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ कोई मामला हो या फिर महिला शोषण से जुड़ा हुआ मामला, तो उसमें जो है ये पॉइंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, अनुसंधानकर्ता की परिभाषा क्या है? तो पेशेवर वैसे पेशेवर जो नई जानकारियों या ज्ञान के निर्माण या विश्लेषण में संलग्न है तथा भारत में अनुसंधानकर्ता महिलाओं की संख्या 13.9% है। ठीक है, यह भी याद रखिएगा। 1901 से 2019 के बीच 616 विद्वानों को भौतिकी, रसायन और मेडिसिन के क्षेत्र में 334 नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए जिसमें केवल 19 महिलाओं को 20 पुरस्कार ही प्राप्त हुए हैं। मैडम क्यूरी एकमात्र महिला है जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ठीक है, ये आंकड़े भी जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि महिला और पुरुषों में असमानता पर कोई पॉइंट लिखना हो तो यह लिख सकते हैं। ठीक है, 2019 में अमेरिकी गणितज्ञ कैरन अहलेनबेक पहली महिला एबेल पुरस्कार विजेता बनी थी। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और 16 पुरुष गणितज्ञों के बाद पहली बार किसी महिला को एबेल पुरस्कार मिला था। 1936 से अब तक 59 पुरुषों की अपेक्षा ईरान की मरियम मिर्जाखानी एकमात्र महिला गणितज्ञ है जिन्हें फील्ड्स मेडल दिया गया था या फिर मिला था। ठीक है, तो ये इस प्रकार के आंकड़े दिखा करके यह बताना चाहता है कि मैथ्स और साइंस के क्षेत्र में जो महिलाएं हैं उनकी संख्या कितनी कम है। ठीक है,
और इस क्षेत्र में प्रयास किए जाने चाहिए। ठीक, आगे देख लेते हैं प्रनास मिसाइल के बारे में, जो कि है टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, जिसका विकास जो है वह डीआरडीओ के द्वारा किया जा रहा है, डीआरडीओ के द्वारा। तो यह याद रखिएगा कि सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, प्रनास नाम है इसका। ठीक है, यह एक गैर नाभिकीय मिसाइल है जो सिंगल स्टेज ठोस प्रणोदक इंजन के द्वारा संचालित होगा। यह भारतीय वायुसेना और नौसेना के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। दुश्मन के छोटे रेंज यानी कि 200 किलोमीटर दूर के टारगेट को मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों के बारे में देख लेते हैं। उनका आंकड़ा जो है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 1.36 करोड़ भारतीय नागरिक विदेशों में रह रहे हैं। विदेशों में रहने वाले भारतीयों में लगभग 1/4 नागरिक संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं। यूएई के बाद सबसे अधिक संख्या में सऊदी अरब, अमेरिका, कुवैत, ओमान, कतर, नेपाल, यूके, सिंगापुर और बहरीन में भारतीय नागरिक निवास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट मुक्तोश्री चावल के बारे में, जिसको IET 21845 भी कहा जाता है। यह पश्चिम बंगाल के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित ऑर्गेनिक आर्सेनिक रोधी चावल है। इसे पश्चिम बंगाल के कृषि विभाग के अंतर्गत चावल शोध स्टेशन चिसूरह तथा लखनऊ के राष्ट्रीय बोटेनिकल शोध संस्थान ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। तो यह याद रखिएगा कहाँ विकसित किया गया है, किसके द्वारा। चावल के इस किस्म की उपज बोरो, जो कि सर्दी के मौसम में प्रति हेक्टेयर 5.5 मीट्रिक टन तथा खरीफ के मौसम में 4.5 से 5 मीट्रिक टन या हेक्टेयर उपज देता है। ठीक है, तो कितना उपज है ये उतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। बोरो जो है उसको सर्दी का मौसम कहा जाता है, यह याद रखिएगा। यह चावल लंबा, पतला तथा एरोमेटिक होता है। आर्सेनिक संक्रमण के बारे में देखें, कॉन्टामिनेशन के बारे में, तो आर्सेनिक एक रासायनिक तत्व है जो अनेक खनिजों में पाया जाता है, सामान्यतया जिनमें धातुओं के साथ सल्फर का संयोजन होता है। वर्तमान वातावरण में लगभग 1/3 आर्सेनिक प्राकृतिक स्रोतों जैसे कि ज्वालामुखी या शेष 3/4 कृत्रिम स्रोतों से मिलती हैं। आर्सेनिक यौगिकों का इस्तेमाल विशेष ग्लास बनाने में और लकड़ियों के संरक्षण में किया जाता है। WHO के अनुसार लंबे समय तक आर्सेनिक से संपर्क पेयजल या भोजन के जरिए क्या हो सकता है, जहर का कारण बन सकता है। इससे स्किन लेशंस या स्किन कैंसर हो सकता है। ठीक है, आर्सेनिक भूमिगत जल या मिट्टी के माध्यम से धान के जरिए खाद्य श्रृंखला में शामिल हो सकता है। पश्चिम बंगाल उन राज्यों में शामिल है जहां भूमिगत जल में आर्सेनिक का सांद्रण सर्वाधिक है, इसलिए यह जो आपका चावल का किस्म है वो बहुत काम आ सकता है क्योंकि यह आर्सेनिक मुक्त है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, अफ्रीकी संघ का सम्मेलन अदीस अबाबा में हुआ है, यह याद रखिएगा। अदीस अबाबा इथियोपिया की राजधानी है, अदीस अबाबा। थीम क्या है इसका, तो साइलेंसिंग द गन्स, साइलेंसिंग द गन्स मतलब बंदूक को चुप कराना। अफ्रीकी संघ के बारे में देख ले तो अफ्रीका महादेश के 55 देशों का यह संघ है। यह संयुक्त राष्ट्र आम सभा में परमानेंट ऑब्जर्वर है, मतलब कि अस्थाई अवलोकक है। सर्टेड डिक्लेरेशन के द्वारा 2002 में इसे की स्थापना की गई थी और मुख्यालय कहाँ है, अदीस अबाबा इथियोपिया में है। उद्देश्य क्या है इसका, तो अफ्रीकी देशों में बेहतर एकता, संयोजन और सहयोग। इसका उद्देश्य है सदस्य देशों की स्वायत्तता, क्षेत्रीय गर्व और स्वतंत्रता की रक्षा यह करता है। महादेश में राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक एकता कायम रखना भी इसका उद्देश्य है। चलिए अब आगे देख लेते हैं 13 फरवरी 2020 का करंट अफेयर्स। पहला पॉइंट है कैदियों के मतदान के अधिकार। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कैदियों के लिए मतदान के अधिकार मांगने वाली एक याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय का प्रमुख अवलोकन देख लेते हैं, तो मत देने का अधिकार न मौलिक अधिकार है न ही सामान्य कानूनी अधिकार, यह केवल एक वैधानिक अधिकार है। पूछा जा चुका है, यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है, 2016-17 में शायद पूछा गया था, जब मैंने पहली बार एग्जाम दिया था यूपीएससी का तब यह पूछा गया था। ठीक है, तो मत देने का अधिकार न मौलिक अधिकार है न ही सामान्य कानूनी अधिकार, यह केवल एक वैधानिक अधिकार है। मत देने का अधिकार रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के तहत दिया गया है, जिस पर कानून द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है कि कैदियों को जेल से मत देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 की धारा 62(5) के तहत कोई व्यक्ति जो पुलिस की कानूनी हिरासत में हो या जो सजा के बाद कैद में हो वो मत नहीं दे सकते हैं। केवल वही लोग जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में हो पोस्टल बैलेट के जरिए मत दे सकते हैं। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा।
जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में होते हैं वो पोस्टल बैलेट्स के जरिए मत दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं विवाद से विश्वास योजना के बारे में। तो बजट 2020 और 21 में इसे घोषित किया गया था। यह योजना बड़ी संख्या में लंबित प्रत्यक्ष करों के मामले निपटाने हेतु है। प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक 2020 के बारे में यदि हम लोग देखें तो इस माफी या छूट योजना के तहत कमिश्नर से अपील की जा सकती है। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणों, उच्च न्यायालयों, सुप्रीम कोर्ट और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के तहत लंबित मामले कवर किए जाएंगे। ठीक है, उन करदाताओं को ब्याज और दंड से पूर्ण छूट मिलेगी जो 31 मार्च 2020 तक अपने लंबित करों का भुगतान कर देंगे। 31 मार्च से 30 जून तक लंबित करों का भुगतान करने पर मात्र 10% अधिक भुगतान करना होगा। यदि लंबित मामलों में सिर्फ ब्याज और दंड पर विवाद है तो विवादित राशि का केवल 25% भुगतान करना होगा 31 मार्च तक, और इसके बाद भी मात्र 30% ही भुगतान करना होगा। महत्व या लाभ देख लेते हैं। तो इस योजना का उद्देश्य विभिन्न अपीलीय प्राधिकरणों में लंबित प्रत्यक्ष करों के 4,83,000 मामलों को निपटाना है। इससे बड़ी संख्या में वो लोग लाभान्वित होंगे जिनके मामले वर्षों से लंबित हैं और विभिन्न न्यायिक स्तरों पर वे परेशानी झेल रहे हैं। इससे सरकार के प्रति करदाताओं का विश्वास बढ़ेगा, ईमानदारी से कर भुगतान करने वालों की संख्या बढ़ेगी और देश को राजस्व का लाभ भी होगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल यानी कि DRT के बारे में। तो प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक 2020 में अब DRTs में लंबित विवादों को भी कवर किया जाएगा। DRTs क्या होते हैं? तो इसकी स्थापना बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा ग्राहकों को दिए गए कर्जों की रिकवरी के लिए की गई है। DRTs का गठन रिकवरी ऑफ डेब्ट्स ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट 1993 के तहत की गई है। RDBBFI अधिनियम की धारा 3 केंद्र सरकार को DRTs स्थापित करने की शक्ति देती है। DRTs द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ डेब्ट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल में याचिका दी जा सकती है। DRTs की शक्तियां और कार्यों के बारे में देख लेते हैं। तो DRTs द्वारा RDBBFI एक्ट 1993 तथा सरफेसी एक्ट 2020, सरफेसी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, इन्फॉर्मेंस एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स, तो इसका कार्यान्वयन किया जाता है इन दोनों एक्ट्स के जरिए। DRTs विस्तृत आदेश जारी करने और सिविल प्रोसीजर कोड के बाहर जाकर भी पूर्ण न्याय करने हेतु अधिकृत हैं। ये क्रॉस सूट्स, काउंटर क्लेम्स की सुनवाई कर सेट ऑफ्स की अनुमति दे सकते हैं। हालांकि DRTs उन मामलों की सुनवाई नहीं कर सकते हैं जिसमें सेवाओं की कमी या नुकसान का दावा हो या कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने या आपराधिक लापरवाही का मामला हो। DRTs रिसीवर्स कमिश्नर नियुक्त कर सकते हैं। एक्स पार्टे एंड एड इंटरिम या इंटरिम ऑर्डर्स दे सकते हैं, अपने ही निर्णय की समीक्षा कर सकते हैं और रिकवरी अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई भी कर सकते हैं। ठीक है, अन्य प्रमुख तथ्य के बारे में देख लें तो DRTs की अध्यक्षता केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त पीठासीन अधिकारी करते हैं जो जिला न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं। कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है या फिर 62 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो जाए। इस मामले पर न्याय का अधिकार केवल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को है, वो भी मात्र अनुच्छेद 226 और 227 के तहत निहित मामलों में। यह जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, 2018 में सरकार ने बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा कर्ज रिकवरी के लिए DRTs में दिए जाने वाले आवेदनों पर शुल्क 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेजर पोर्ट्स अथॉरिटी बिल को अपनी मंजूरी दी है जो देश में 12 बड़े बंदरगाहों का प्रशासन करने वाले 1963 के एक कानून को प्रतिस्थापित करेगा, मतलब रिप्लेस करेगा। पृष्ठभूमि देख लेते हैं तो वर्तमान में बंदरगाहों का प्रशासन 1963 के एक बंदरगाह कानून के आधार पर होता है। पुराने कानूनों तथा मुद्दों जिनमें टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स के पुराने नियामक ग्रिप भी शामिल हैं के कारण प्रमुख बंदरगाह क्षेत्रों में देश के लॉजिस्टिक्स को संभालने लायक फिक्स्ड एसेट निर्माण अपेक्षित स्तर के अनुरूप नहीं हो सका। विधेयक के प्रमुख प्रावधान देख लेते हैं तो यह विधेयक बंदरगाहों की समग्र क्षमता को बढ़ाना चाहता है। अब प्रमुख बंदरगाहों को विभिन्न पोर्ट संबंधी सेवाओं के साथ साथ निजी डेवलपर्स के लिए शर्तों का निर्धारण करना होगा जो उनके साथ मिलकर काम करते हैं। प्रत्येक पोर्ट अब एक पोर्ट अधिकरण द्वारा प्रशासित होगा जो विभिन्न पोर्ट सेवाओं के लिए संदर्भ शुल्क तय करेगी। विधेयक में बंदरगाह
प्राधिकरण के फैसलों की समीक्षा के लिए एक सहायक बोर्ड का गठन का भी प्रस्ताव है, जिसके पास बंदरगाह अधिकारियों और पीपीपी संचालकों के बीच विवाद सुलझाने का जनादेश है। भारत के 12 प्रमुख बंदरगाह कौन कौन है देख लीजिए। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, जिसे पहले कांडला बंदरगाह कहा जाता था, मुंबई बंदरगाह, जेएनपीटी, मुर्मुगांव, न्यू मैंगलोर, कोचीन, चेन्नई, कामराजार, पहले एन्नोर कहा जाता था इसको, फिर आपका वीओ चिदम्बरगार, पारादीप, विशाखापत्तनम, कोलकाता, जिसमें हल्दिया भी सम्मिलित हैं। तो यह जो है भारत के 12 प्रमुख बंदरगाह हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 5 दिवसीय कार्य सप्ताह। 29 फरवरी के बाद महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारी सोमवार से शुक्रवार तक 45 मिनट से ज्यादा काम करके 5 कार्य दिवस या सप्ताह का लाभ उठा सकते हैं। इस नियम का अनुसरण केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान, बिहार, पंजाब, दिल्ली, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल में किया जाता है, ठीक है। यह नियम उन सरकारी कार्यालयों में लागू नहीं होगा जो कारखाना अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत आते हैं या जो जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। मतलब बाकी जितने भी कार्यालय हैं उनमें जो है आप जैसे सप्ताह में 6 दिन काम करना होता है, तो आप क्या करिए 5 दिन जो है सप्ताह में डेली 45 मिनट ज़्यादा काम कर लीजिए और आपका जो है सैटरडे का छुट्टी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का है ये नियम। आगे देख लेते हैं पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट बिल 2020 के बारे में। देश में ऑर्गेनिक कीटनाशकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने कीटनाशक प्रबंधन विधेयक को मंजूरी दी है। यह विधेयक किसानों को सभी कीटनाशकों की शक्ति, कमजोरियों, जोखिम तथा उनके विकल्पों के बारे में सभी सूचनाएं ओपन सोर्स पर डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त करता है। यह विधेयक किसानों को मुआवजा देने का भी प्रावधान करता है यदि जाली या नकली या कम गुणवत्ता वाले कीटनाशकों का इस्तेमाल करके उन्हें नुकसान झेलना पड़ा हो। मुआवजा के लिए केंद्र सरकार एक केंद्रीय कोष भी गठित करेगी। कोई व्यक्ति जो कीटनाशकों का आयात, निर्माण या निर्यात करना चाहता है उसे विधेयक के अनुसार पंजीकरण कराना होगा और कीटनाशक के संबंध में दावा, अपेक्षित प्रदर्शन क्षमता, सुरक्षा, इस्तेमाल का निर्देश तथा उन्हें स्टॉक करने हेतु उपलब्ध संरचना इत्यादि का विवरण भी उपलब्ध कराना होगा। कीटनाशक का पर्यावरण पर क्या प्रभाव संभव है इसका भी विवरण भी उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। विधेयक में कीटनाशकों से संबंधित प्रचार पर भी रोक लगाने या उन्हें विनियमित करने का प्रावधान है जिनमें उद्योगों या निर्माताओं द्वारा भ्रामक दावे किए जाते हैं। वर्तमान में देश में कीटनाशकों का विनियमन इंसेक्टिसाइड्स एक्ट 1968 के तहत किया जाता है, जिसमें अत्याधुनिक कीट प्रबंधन विज्ञान तथा रासायनिक या सिंथेटिक कीटनाशकों के गलत प्रभावों से निपटने हेतु खास प्रावधान नहीं है। सबसे ज्यादा कीटनाशकों का उपयोग धान की खेती के लिए 26 से 28% और उसके बाद कॉटन यानी कि कपास की खेती के लिए 18 से 20% किया जाता है। तो यह जो आंकड़ा है यह इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है केरल ने बोतल वाले पानी पर 13 रुपए का प्राइस कैप लगाया है। केंद्र सरकार ने बॉटल्ड ड्रिंकिंग वाटर को एसेंशियल कमोडिटीज के अंतर्गत लाकर यह प्राइस कैप लगाया है, अर्थात केरल राज्य में बॉटल्ड ड्रिंकिंग वाटर की कीमत ₹13 से अधिक नहीं हो सकती है। अपने यहाँ तो कैसे भी बेच सकते हैं, लेकिन केरल में जो है 13 रुपए से अधिक में नहीं बेचना है 1 लीटर पानी। आगे देख लेते हैं सुपर कैम ऑन मार्स 2020 रोवर। मंगल ग्रह के चट्टानों के अध्ययन तथा पास्ट लाइफ के निशान खोजने हेतु नासा के मार्स 2020 रोवर पर लगाकर एक सुपर कैम मंगल पर भेजा गया है। सुपर कैम एक रोबोट है जो कैमरा, लेजर और स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल कर 7 मीटर दूरी तक माइनेरोलॉजी और रसायन का अध्ययन करेगा। सुपर कैम का लेजर सतह से धूल हटाने में सक्षम है और साथ ही पेंसिल पॉइंट से भी छोटे आकार के चट्टानों का अध्ययन कर सकता है। यह मंगल ग्रह के वातावरण का अध्ययन करेगा ताकि पता चल सके कि वायुमंडलीय कण, जल, बर्फ और धूल किस प्रकार से सौर रेडिएशन का अवशोषण या परावर्तन या अपवर्तन करते हैं। मार्स 2020 रोवर जुलाई-अगस्त 2020 में लॉन्च किया जाएगा। तो अब तक तो लॉन्च किया जा चुका है, हम लोग इसके बारे में पढ़ भी चुके हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अजय वारियर अभ्यास के बारे में। तो भारत और यूके यानी कि भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच जो है इंग्लैंड के बीच यह किया जाता है। 5वां संस्करण जो है वह सैलिसबरी प्लेन्स यूके में आयोजित होगा। यह अभ्यास पहली बार 2013 में शुरू हुआ था और उद्देश्य क्या है तो शहरी तथा उप शहरी क्षेत्रों में आतंकी रोधी अभियानों के लिए कंपनी स्तर की संयुक्त ट्रेनिंग करना। भारत और यूके के बीच अन्य सैन्य अभ्यास कौन कौन होते हैं तो कोंकण होता है जो कि द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है।
भारतीय और ब्रिटिश नौसेना के बीच, और इंद्रधनुष है जो कि द्विपक्षीय वायु अभ्यास है वायुसेना के साथ। ठीक है, तो याद रखिएगा अजय वारियर जो है वह आपका आर्मी का है, कोंकण जो है वह नेवी का है, और इंद्रधनुष जो है वह आपका एयरफोर्स का है। ठीक है, यह सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो सब पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं सोलर ऑर्बिटर मिशन के बारे में। यह प्रोब सूर्य तथा इसकी कार्य प्रणाली के अध्ययन हेतु यूरोपीय स्पेस एजेंसी तथा नासा का संयुक्त फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। इस अभियान में 7 वर्षों तक हेलियोस्फीयर और सौर पवनों का अध्ययन किया जाएगा। इसे सूर्य से 42 मिलियन किलोमीटर दूर स्थापित किया जाएगा। प्रत्येक 6 माह में यह सूर्य के करीब जाकर हेलियोस्फीयर में चुंबकीय गतिविधियों की जांच करेगा। हेलियोस्फीयर होता क्या है, तो ब्रह्मांड में सूर्य द्वारा अपने चारों तरफ निर्मित बड़ा बबल जैसा आकार का यह क्षेत्र होता है। यह सौर प्रणाली की बाउंड्री है जहां तक सूर्य प्रभाव डालता है। इस बड़े बबल का निर्माण सौर पवनों के कारण होता है, याद रखिएगा। देख लेते हैं 14 फरवरी 2020 का करंट अफेयर्स। पहला पॉइंट है कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा। सूर्य मंदिर के पुनरुत्थान और संरक्षण हेतु योजना जल्द ही तैयार की जाएगी। संस्कृति मंत्री भारत सरकार ने ऐसा कहा है। पृष्ठभूमि देख लेते हैं तो 1903 में मंदिर की संरचना को स्थिर करने हेतु इसे रेत से भरकर सील कर दिया गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा। रुड़की स्थित केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान द्वारा 2013 से 18 तक मंदिर की संरचनात्मक स्थिरता के साथ ही इसमें भरे हुए रेत की स्थिति का भी वैज्ञानिक अध्ययन किया गया था। मंदिर के बारे में देख लें तो 13वीं शताब्दी में गंग वंश के शासक राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा इसे निर्मित किया गया था। मूर्तिकला और महान वास्तुकला के लिए 1984 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में इसे शामिल किया गया था। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह मंदिर कलिंग वास्तुकला, विरासत और समुद्र तटीय सुंदरता के अद्भुत संयोजन के कारण आकर्षण का केंद्र है। तो कलिंग वास्तुकला जो है वह इसमें निर्मित है, याद रखिएगा। कोणार्क मंदिर प्राचीन स्मारक, पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 और इसके नियमों 1958 के तहत भारत के राष्ट्रीय फ्रेमवर्क के रूप में संरक्षित है। यह ओडिशा के गोल्डन ट्रायंगल की तीसरी कड़ी है। अन्य 2 कड़ियां कौन कौन है? तो जगन्नाथपुरी और भुवनेश्वर है, तो यह याद रखिएगा। अपने काले रंग के कारण यह ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल ओडिशा में नौवहन हेतु किया जाता था। इसी प्रकार पुरी के जगन्नाथ मंदिर को सफेद पैगोडा कहते हैं। यह हर वर्ष फरवरी माह में यहाँ चंद्रभागा मेला का आयोजन होता है। तो यह दोनों भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। असम सरकार ने स्थानीय मुस्लिम समूहों की जनगणना का प्रस्ताव सामने रखा है। असम के अल्पसंख्यक कल्याण एवं विकास विभाग ने 4 स्थानीय मुस्लिम समुदायों गोरिया, मुरिया, देसी तथा जुल्हा के कल्याण हेतु उनकी जनगणना करने का प्रस्ताव सामने रखा है। उद्देश्य क्या है? तो सरकार इन अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण हेतु एक कॉरपोरेशन का गठन करना चाहती है, जिनकी संख्या मात्र 16 लाख अनुमानित है। असम की कुल जनसंख्या 3.3 करोड़ है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्कूल हेल्थ एम्बेसडर पहल। सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के एक भाग के रूप में SHA पहल की शुरुआत की है। तो यह जरूर याद रखिएगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत जो है स्कूल हेल्थ एम्बेसडर का जो है पहल की शुरुआत की गई है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। उद्देश्य क्या है? तो निवारक स्वास्थ्य पहलुओं के विषय में जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य है। SHA पहल के तहत प्रत्येक सरकारी विद्यालय में 2 शिक्षकों को SHA के रूप में मान्यता दी जाएगी, मतलब स्वास्थ्य राजदूत के रूप में मान्यता दी जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालय की यह जो है संयुक्त पहल है, यह भी याद रखिएगा। SHA पहल को ईट राइट अभियान, फिट इंडिया मूवमेंट और पोषण अभियान से भी जोड़ा जाएगा। ये स्वास्थ्य एवं कल्याण राजदूत वर्ष में 24 सप्ताह तक प्रत्येक सप्ताह 1 घंटे के लिए निवारक स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता कार्यक्रम चलाकर बच्चों को स्वस्थ बनाने में योगदान देंगे। NCERT ने एक नेशनल रिसोर्सेज ग्रुप का गठन किया है, जिसमें 40 सदस्य हैं, जिनके पास युवा स्वास्थ्य संबंधी ठोस प्रशिक्षण कौशल और अनुभव है। NRG राज्य स्तरीय रिसोर्स ग्रुप को प्रशिक्षित करेगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के बारे में। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल CAT की स्थापना एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985 के तहत की गई थी, जो 42वें संविधान संशोधन की अगली कड़ी के रूप में अनुच्छेद 323A को सम्मिलित करता है। यह न्यायाधिकरण भारतीय क्षेत्र या भारत सरकार द्वारा नियंत्रित किसी क्षेत्र में संघ, राज्य या स्थानीय निकायों द्वारा
द्वारा सार्वजनिक सेवाओं एवं पदों पर नियुक्ति एवं शर्तों से संबंधित किसी भी विवाद का समाधान कर न्याय देती है। संरचना देख लेते हैं, कंपोजिशन। तो सीएटी में एक चेयरमैन और 65 सदस्य होते हैं, जिसमें 33 जो है वो न्यायिक क्षेत्र से जुड़े होते हैं चेयरमैन सहित, तथा 33 जो होते हैं वो प्रशासनिक क्षेत्र से होते हैं। ठीक है। सामान्यतया चेयरमैन उच्च न्यायालय के रिटायर्ड न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, 1 अप्रैल से सभी मेडिकल यंत्रों को ड्रग्स माना जाएगा। मानव तथा जानवरों के स्वास्थ्य संबंधी सभी मेडिकल यंत्रों को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के दायरे में लाया गया है। वर्तमान में केवल 37 है। ठीक है। मेडिकल डिवाइसेज रूल्स 2017 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने संशोधन किया है इसके लिए। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने भारत को विकासशील देशों की सूची से बाहर कर दिया है। यूएसटीआर ने विकासशील और कम विकसित देशों की सूची में संशोधन किया है और काउंटर वेलिंग ड्यूटीज जांच में प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट के योग्य है। मतलब कि यूएसटीआर ने विकासशील और कम विकसित देशों की सूची में संशोधन किया है जो काउंटर वेलिंग ड्यूटीज की जांच में प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट के योग्य है। नई सूची में अब जो है वो 36 विकासशील और 44 कम विकसित देश बचे हैं। भारत के साथ ही ब्राजील, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम को भी सूची से हटाया गया है, क्योंकि इन सभी देशों की वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी 0.5% या इससे अधिक है। ठीक है। यह कोई जो है आपका लिस्ट होता है, समझे, जिनमें जो देश, अमेरिका का एक लिस्ट है जिसमें जो देश शामिल होते हैं उनके साथ जो है स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाता है, प्रेफरेंस उनको दिया जाता है विभिन्न मामलों में। ठीक है। तो उससे जो है भारत को बाहर कर दिया गया है। अमेरिका का मानना है कि भारत अब विकसित हो चुका है तो उसको इसमें रहने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, WHO ने कोविड-19 को बीमारी या रोग के रूप में नामित किया है। ये तो यार मतलब बहुत पुराना हो चुका है, तो क्या इसको बताएं। कोविड-19 का फुल फॉर्म केवल देख लीजिए, CO से कोरोना है, V1 से वायरस है, D से डिजीज हो गया और 19 से तो 2019 है। ठीक है, याद रखिएगा। और WHO ने नामकरण जो है वह वैश्विक एजेंसी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ तथा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के दिशा निर्देश के अनुरूप किया है। ठीक है। आगे देख लेते हैं, थ्वैटिस ग्लेशियर अंटार्कटिका में है। ठीक है। हाल ही में थ्वैटिस ग्लेशियर के नीचे वार्म वाटर की उपस्थिति का पता चला है। वार्म मतलब कि होता है आपका हल्का गर्म, उसको वार्म बोला जाता है, जिससे ग्लेशियर के पिघलने का अनुमान लगाया जा रहा है। थ्वैट्स ग्लेशियर 120 किलोमीटर चौड़ा फास्ट मूविंग ग्लेशियर है, मतलब तेजी से आगे बढ़ने वाला ग्लेशियर है। इसके आकार मतलब कि 1.9 लाख किलोमीटर स्क्वायर के कारण यह पिघलकर समुद्री सतह की ऊंचाई आधा मीटर तक बढ़ा सकता है। अगर ये पूरी तरह से पिघल जाए तो समुद्री सतह की ऊंचाई आधा मीटर तक बढ़ सकती है। ठीक है। क्योंकि इसका जो आकार है आप देख सकते हैं 1.9 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। इससे पहले ही इसके पिघलने से वैश्विक समुद्री स्तर प्रति वर्ष 4% की दर से बढ़ रहा है और अनुमान है कि 200 से 900 वर्षों के बाद यह कभी भी समुद्र में विलीन हो सकता है। ठीक है। तो यह बड़ा मतलब कि इसे अक्सर जो है डूम्सडे ग्लेशियर भी कहा जाता है, क्योंकि यह जो है बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। ठीक है। तो याद रखिएगा थ्वैटिस ग्लेशियर के बारे में, जो कि अंटार्कटिका में है। ठीक। आगे देख लेते हैं डसोपू ग्लेशियर के बारे में। डसोपू ग्लेशियर के बारे में देख ले तो हालिया अध्ययन में पता चला है कि केंद्रीय हिमालय की सर्वोच्च चोटियों में से एक डसोपू ग्लेशियर पर मानव कदम पड़ने से 100 साल के अंदर ही यह मानवीय गतिविधियों से संक्रमित हो गया है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 7200 मीटर है, जो हिमालय की 14 सबसे बड़ी ऊंची चोटियों में शामिल है। सीसा पांगमा चोटी पर यह स्थित है, यह याद रखिएगा। ठीक है। आगे देख लेते हैं 15 फरवरी का करंट अफेयर्स। यह जो जब मैंने प्रिंट करना शुरू किया था तो उस समय का यह नोट्स है। ठीक है। और अब का नोट्स आप देख सकते हैं कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। ठीक है। तो 15 फरवरी का नोट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट है एपियरी ऑन व्हील्स।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के मंत्रालय ने हाल ही में इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मधुमक्खियों के कॉलोनियों के आसान रखरखाव और प्रवासन के लिए तैयार की गई एक अनूठी अवधारणा है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिना किसी परेशानी के 20 मधुमक्खियों के बक्से को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। यह एक अटैचमेंट की तरह है जिसे आसानी से ट्रैक्टर या ट्रॉली के साथ जोड़ा जा सकता है और किसी भी उपयुक्त गंतव्य तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, तो यह जो है आपका खादी और ग्रामोद्योग आयोग के लिए का जो है यह पहल है, यह याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने 2017 में इसकी शुरुआत की थी। मधुमक्खी पालन करने वालों को प्रशिक्षित किया गया था। इसके तहत, इस अभियान के तहत मधुमक्खी के बक्से वितरित किए गए। ग्रामीण शिक्षित लेकिन बेरोजगार युवाओं को मधुमक्खी पालन गतिविधियों के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए उनके घर के दरवाजे पर प्रशिक्षण दिया गया। महत्व देख लेते हैं। तो यह मधुमक्खी पालकों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने हेतु एक समग्र दृष्टिकोण है। इसे पूरे भारत में मधुमक्खी बॉक्स और जीवित मधुमक्खी कॉलोनी के रखरखाव की लागत कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के बारे में। तो सर्वोच्च न्यायालय ने दूरसंचार विभाग द्वारा पिछले महीने जारी एक अधिसूचना पर विभाग को कड़ी फटकार लगाई है, जिसमें दूरसंचार कंपनियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया गया था। भले ही उन्होंने एडजस्ट ग्रॉस रेवेन्यू की निर्धारित समय सीमा 23 जनवरी में भुगतान न किया हो। कोर्ट ने दूरसंचार कंपनियों के खिलाफ एजीआर बकाया भुगतान नहीं करने पर अवमानना कार्यवाही भी शुरू की है। पिछले साल सर्वोच्च न्यायालय ने दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित समायोजित सकल राजस्व एजीआर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू गणना की परिभाषा को अपनी मंजूरी दी थी। शीर्ष अदालत के आदेश का अर्थ यह है कि दूरसंचार कंपनियों को लंबित, मतलब पहले से जो बकाया है, एजीआर 1.47 लाख करोड़ का तुरंत भुगतान करना होगा। एजीआर क्या है तो देख लेते हैं। समायोजित सकल राजस्व दूरसंचार विभाग द्वारा चार्ज किया जाने वाला उपयोग और लाइसेंस शुल्क है। यह स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क और लाइसेंसिंग शुल्क में विभाजित है, जो कि क्रमशः 3 से 5% और 8% के बीच है। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसकी गणना कैसे की जाती है और विवाद क्या है तो देख लेते हैं। दूरसंचार विभाग के अनुसार शुल्क की गणना एक दूरसंचार कंपनी द्वारा अर्जित सभी राजस्व के आधार पर की जाती है, जिसमें दूरसंचार संबंधित स्रोतों जैसे कि जमा ब्याज और परिसंपत्ति बिक्री इत्यादि शामिल हैं। जबकि दूरसंचार कंपनियां इस बात पर जोर देती हैं कि एजीआर में केवल दूरसंचार सेवाओं से प्राप्त राजस्व को ही शामिल किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं बिम्स्टेक के बारे में। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक का दूसरा आपदा प्रबंधन अभ्यास हाल ही में ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। फोकस एरिया क्या था तो विरासत, संरचना, संरक्षण। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, दोनों पॉइंट। पृष्ठभूमि देख ले तो बिम्स्टेक आपदा संरक्षण अभ्यास के पहले संस्करण का आयोजन भी भारत द्वारा 2017 में किया गया था। ठीक है, आपदा प्रबंधन की तैयारियों और आपदा प्रतिक्रिया के लिए क्षेत्रीय संसाधनों की तत्काल तैनाती हेतु अंतर सरकारी सहभागिता या संवाद या समझौते के प्रभावी सक्रियण के लिए लचीलापन के परीक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया था। मतलब कि यदि तत्काल कोई आपदा आ जाती है तो हम उसके लिए कितने तैयार हैं, इसकी जांच इसमें की जाती है। बिम्स्टेक क्या है तो देख लेते हैं। बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में स्थित देशों को एकत्रित करने के प्रयास स्वरूप 1997 में बिम्स्टेक का गठन किया गया था। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1997 में गठन हुआ था। मूल रूप से बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड जिसके सदस्य थे, लेकिन बाद में म्यांमार, नेपाल और भूटान को भी जोड़ा गया। बिम्स्टेक जिसमें अब दक्षिण एशिया के 5 देश और एशियान के 2 देश शामिल हैं, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक पुल का काम करता है। इसमें मालदीव, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को छोड़कर दक्षिण एशिया के सभी प्रमुख देश शामिल हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बंगाल की खाड़ी क्षेत्र जो है वह मायने क्यों रखता है, उसका महत्व क्या है तो दुनिया की आबादी का 5वां भाग, लगभग 20% बंगाल की खाड़ी के आसपास 7 देशों में रहता है और उनकी संयुक्त जीडीपी $2.7 ट्रिलियन के करीब है। हालांकि चुनौतियों के बावजूद क्षेत्र के सभी देश
2012 से 2016 तक 3.4% और 7.5% के बीच आर्थिक विकास की औसत वार्षिक दरों को बनाए रखने में सक्षम रहे हैं। अतः इसका महत्व है। बंगाल की खाड़ी में पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक संसाधन भी हैं, जहां विश्व में व्यापार हेतु लगभग 1/4 कच्चा माल प्राप्त होता है। भारत के लिए बिम्स्टेक आखिर क्यों महत्वपूर्ण है, तो वो देख लेते हैं। बिम्स्टेक न केवल दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ता है, बल्कि ग्रेट हिमालय और बंगाल की खाड़ी की पारिस्थितिकी को भी जोड़ता है। भारत के लिए बिम्स्टेक नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट की हमारी प्रमुख विदेश नीतियों की प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए एक स्वाभाविक मंच है। भारत की आबादी का लगभग 1/4 लगभग 300 मिलियन लोग बंगाल की खाड़ी से सटे 4 तटीय राज्यों में रहते हैं। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में लगभग 45 मिलियन लोग जो पूर्वोत्तर राज्यों में रहते हैं, उनके पास बंगाल की खाड़ी के माध्यम से बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड से जुड़ने का अवसर होगा, जो विकास की नई संभावनाएं खोल सकता है। सामरिक दृष्टिकोण से देखें तो बंगाल की खाड़ी, जो मलक्का जल डमरू मध्य के लिए एक फनल की भांति है, के माध्यम से तेजी से मुखर चीन हिंद महासागर तक अपनी पहुंच बनाने को बेकरार है। बंगाल की खाड़ी में चीन की आक्रामक गतिविधियों को देखते हुए हिंद महासागर में पनडुब्बी की आवाजाही और जहाजों के आवागमन मुक्त रूप से संभव हो सके, इसके लिए बिम्स्टेक देशों के साथ आंतरिक जुड़ाव भारत के हित में है। ठीक है, आगे देख लेते हैं पृथ्वी का भविष्य 2020 रिपोर्ट। यह रिपोर्ट फ्यूचर अर्थ के दक्षिण एशिया स्थित क्षेत्रीय कार्यालय DIVECHA जलवायु परिवर्तन कार्यालय ने जारी किया है। रिपोर्ट बनाने का उद्देश्य 2050 तक कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस तक कम रखना है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, और फ्यूचर अर्थ भी याद रखिएगा। 5 वैश्विक जोखिमों के बारे में देख लें तो रिपोर्ट में 5 वैश्विक जोखिमों को सूचीबद्ध किया गया है, जो वैश्विक प्रणालीगत संकट पैदा करने के लिए दूसरे को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। और ये जोखिम कौन कौन है, तो जलवायु परिवर्तन रोकने और इससे अनुकूलन की विफलता, दूसरा है मौसम की चरम घटनाएं, तीसरा है प्रमुख जैव विविधता हानि और पारिस्थितिकी तंत्र का पतन, चौथा है भोजन संकट और पांचवा है पानी का संकट। देख लेते हैं जोखिम कारकों का आपसी संबंध। तो अत्यधिक उष्मा तरंगे प्रभावित पारिस्थितिकी प्रणालियों से बड़ी मात्रा में संग्रहित कार्बन को मुक्त करके ग्लोबल वार्मिंग को तेज कर सकती हैं और जल संकट या भोजन की कमी का कारण बन सकती है। जैव विविधता की हानि और इसका प्रभाव देख लेते हैं। तो जैव विविधता का नुकसान जलवायु के लिए प्रतिकूल जोखिम से निपटने के लिए प्राकृतिक कृषि प्रणालियों की क्षमता को कमजोर करता है, जिससे खाद्य संकटों के लिए हम अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। 1880 के बाद से भूमि और महासागर सबसे अधिक गर्म 2014, 2018 और 2014 से लेकर 2018 के बीच 5 सालों में थे, यह याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट यारा वायरस के बारे में। शोधकर्ताओं ने ब्राजील के पम्पुल्हा झील में एक असामान्य रूप से छोटे वायरस की खोज की है, जिसे यारा वायरस नाम दिया गया है। तो कहाँ खोज किया गया है, ब्राजील में, याद रखिएगा। पॉइंट देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण। तो ब्राजीलियन माइथोलॉजी में यारा एक जल की रानी का स्वरूप माना जाता है। यारा वायरस अमीबा को प्रभावित करता है तथा इसके जीन को पहले भी वर्णित नहीं किया गया है, पहले कभी भी वर्णित नहीं किया गया है। इसका जीन ऐसा है कि DNA वायरस के वर्गीकरण प्रक्रिया को चुनौती दे सकता है। DNA वायरसों का वर्गीकरण उनका सेल बनाने वाले प्रोटीन के आधार पर, जिसे कैप्सिड कहते हैं, उसके आधार पर किया जाता है। यारा वायरस को कैप्सिड पहले से ज्ञात किसी प्रोटीन के समान नहीं है। यारा वायरस मानव कोशिका को प्रभावित नहीं करता है, यह याद रखिएगा। पम्पुल्हा झील जो है वह ब्राजील के बेलो हॉरिजोंटे शहर में स्थित एक कृत्रिम लैगून है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं डार्क फाइबर के बारे में। तो हाल ही में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड को डार्क फाइबर के इस्तेमाल के लिए संपर्क किया है। डार्क फाइबर क्या है, तो इसे अनलिट फाइबर भी कहते हैं, जो ऐसा ऑप्टिकल फाइबर है जिसे फिलहाल ऑप्टिकल फाइबर संचार हेतु इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर केवल प्रकाश तरंगों के माध्यम से सूचना भेजते हैं, इसलिए डार्क केबल का अर्थ है ऐसा केबल जिसमें प्रकाश तरंग नहीं गुजर रही हो। BBNL के बारे में देख लेते हैं। तो यह कंपनी अधिनियम 1956 के तहत भारत सरकार का एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, जिसका अधिकृत कैपिटल 1000 करोड़ है। यह संचार एवं सूचना तकनीकी मंत्रालय के तहत आता है। 2011 में इसे
भारत में राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के निर्माण का आदेश दिया गया था, जिसे बाद में भारत नेट प्रोजेक्ट नाम दिया गया। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। अब देख लेते हैं 16 से 17 फरवरी का करंट अफेयर्स। पहला पॉइंट है हमारा दारा सिकोह। संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में मुगल राजकुमार दारा सिकोह 1615 से 59 तक जो है इसका कार्यकाल था। दारा सिकोह की कब्र का पता लगाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का 7 सदस्यीय पैनल गठित किया है। ऐसा माना जाता है कि दिल्ली के हुमायूं के मकबरे के परिसर में उसे कहीं दफनाया गया था, जो मुगल वंश के लगभग 140 कब्रों में से एक था। इस कार्य को पूरा करने के लिए पैनल को 3 महीने का समय दिया गया है। दारा सिकोह आखिर कौन थे? तो यह जो थे शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र थे। वह अपने भाई औरंगजेब के खिलाफ उत्तराधिकार का युद्ध हारने के बाद मारे गए थे। उन्हें एक उदार मुस्लिम के रूप में वर्णित किया जाता है, जिन्होंने हिंदू और इस्लामी परंपराओं के बीच समानताएं खोजने की कोशिश की। उन्होंने फारसी में भगवत गीता के साथ 52 उपनिषदों का अनुवाद किया है। कितने बड़े ये मतलब महान इंसान थे, लेकिन इनके बारे में हमें नहीं पढ़ाया जाता है। औरंगजेब जैसे जालिम के बारे में पढ़ाया जाता है। तो यही जो है शिक्षा व्यवस्था की कमी है हमारे यहाँ। खैर जो भी है, तो देख लेते हैं। शाहजहांनामा के अनुसार औरंगजेब ने दारा सिकोह को पराजित करने के बाद उन्हें जंजीरों में बांधकर दिल्ली लाया, उनका सिर काटकर आगरा के किले भेज दिया, जबकि उसके धड़ को हुमायूं के मकबरे के पास में दफनाया गया था। दारा सिकोह की विरासत के बारे में देख लें तो दारा सिकोह को उस समय के सबसे महान मुक्त विचारकों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है। उन्होंने उपनिषदों की महानता का एहसास किया और उनका अनुवाद किया, जो पहले केवल कुछ उच्च जाति के हिंदुओं के लिए जाना जाता था। उस फारसी अनुवादों ने आज के बहुत से मुक्त विचारकों को प्रेरित किया है, जहां तक कि पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की पसंद को भी प्रेरित किया है। कुछ इतिहासकारों का तर्क है कि अगर दारा सिकोह औरंगजेब के बजाय मुगल सिंहासन पर चढ़ता तो इससे धार्मिक संघर्ष में खोए हजारों लोगों की जान बच सकती थी। वह औरंगजेब का कुल विरोधी था, इसमें वह गहराई रूप से समरूप, दिल से उदार था, लेकिन साथ ही वह युद्ध के क्षेत्र में एक उदासीन प्रशासक और अप्रभावी भी था। तो एएसआई के लिए आगे क्या क्या चुनौतियां होंगी इसमें, तो कोई नहीं जानता है कि वास्तव में दारा सिकोह को कहां दफनाया गया था। यह ज्ञात है कि हुमायूं के मकबरे के परिसर में एक छोटी सी कब्र है। इटली के यात्री निकोलो मनुची ने ट्रैवल्स ऑफ मनुची में एक ग्राफिक विवरण दिया था और यही थीसिस का आधार है। अब एएसआई की सबसे बड़ी समस्या है कि परिसर में अधिकांश कब्रों का कोई नाम ही नहीं है। हुमायूं के मकबरे के बारे में देख ले, जो कि दिल्ली में स्थित है। तो 1570 में निर्मित यह मकबरा विशेष सांस्कृतिक महत्व का है, क्योंकि यह भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हुमायूं की पहली पत्नी और मुख्य संरक्षक महारानी बेगा बेगम, जिसे हाजी बेगम के रूप में भी जाना जाता है, उसके द्वारा बनवाया गया हुमायूं का मकबरा 4 बाग, कुरान के स्वर्ग की 4 नदियों के साथ एक 4/4 उद्यान का उदाहरण है, जिसे मुगलों का शयनागार भी कहा जाता है, क्योंकि वहां 500 से 150 से अधिक मुगल परिवार के सदस्यों की कब्रें हैं। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाउ टू ट्रीट अ चाइल्ड विटनेस, मतलब कि कोई बच्चा है जिसको कि आपका गवाह बनाया गया है, तो उसकी सुरक्षा किस प्रकार से की जाए। तो यह मुद्दा बिदर स्कूल राजद्रोह मामलों में सुर्खियों में आया है, जहां पुलिस ने बच्चों से पूछताछ की थी। बच्चों से पूछताछ करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन क्या है, इस पर बाल गवाहों पर भारतीय कानून क्या कहते हैं, यह देख लेते हैं। तो बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए कर्नाटक राज्य आयोग ने बाल अधिकारों के उल्लंघन के लिए जीरा पुलिस की खिंचाई की है, जिसमें बार बार बच्चों से पूछताछ शामिल है। इसके अतिरिक्त कर्नाटक उच्च न्यायालय में ये पूरा का पूरा मामला कुछ खास नहीं है, बहुत पुराना भी हो चुका है, तो मामला समझने की जरूरत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन क्या है इस संबंध में, यह देख लेते हैं। कन्वेंशन ऑन चाइल्ड्स
राइट्स ऑफ चाइल्ड सिंस 1992 संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1989 में अपनाया गया था। कन्वेंशन के अनुसार बच्चों से संबंधित सभी कार्यों में, चाहे वो सार्वजनिक या निजी सामाजिक कल्याण संस्थानों, कानूनी अदालतों, प्रशासनिक अधिकारियों या विधायी निकाय हो, बच्चे के सर्वोत्तम हित प्राथमिक होंगे। 2009 में यूनाइटेड नेशंस जस्टिस इन मैटर्स इन्वॉल्विंग चाइल्ड विक्टिम्स एंड विटनेसेस इन क्राइम मॉडल लॉ में ने बाल गवाहों के संदर्भ में दिशा निर्देशों को और अधिक विशिष्टता प्रदान किया। ये दिशा निर्देश सलाह देते हैं कि अधिकारियों को बच्चों से अधिक केयरिंग और संवेदनशील तरीके से पूछताछ करनी चाहिए, ताकि पूछताछ से बच्चों को डर या आघात का अनुभव न हो। भारतीय कानून बाल गवाहों के मुद्दे को किस प्रकार से संबोधित करते हैं, यह देख लेते हैं। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 118 के तहत एक गवाह के लिए कोई न्यूनतम उम्र तय नहीं की गई है। आमतौर पर मुकदमे के दौरान गवाह की गवाही दर्ज करने से पहले अदालत तर्क संगत जवाब देने की उसकी क्षमता के आधार पर उसके सामर्थ्य का निर्धारण करती है। बच्चे से आमतौर पर उसके नाम, जिस स्कूल में वह पढ़ते हैं, उनके माता पिता के नाम जैसे प्रश्न उनकी योग्यता निर्धारित करने के लिए पूछे जाते हैं। यदि बच्चा बहुत छोटा है और वह सच बोलने की शपथ लेने के महत्व को नहीं समझता है, तो न्यायाधीश या कर्मचारी बच्चे को समझाते हैं कि वह जो भगवान में विश्वास करता है उसे सोचकर उसे सच बोलना चाहिए। बच्चों को शामिल करने वाले मामले देख लेते हैं। तो गवाहों के रूप में बच्चों को शामिल करने वाले परीक्षण मुख्य रूप से बाल यौन शोषण के मामले में हुए हैं। अन्य आपराधिक मामलों में जहां बच्चों को गवाह के रूप में जांच की जाती है, उनमें वे शामिल होते हैं जहां बच्चे की एकमात्र उपस्थिति में माता पिता घर पर हिंसा का शिकार होते हैं। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम। इस अधिनियम की प्रस्तावना कहती है कि बच्चों के हित के मामलों के निपटान में बाल सुलभ दृष्टिकोण का पालन करना चाहिए। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि बच्चों का साक्षात्कार पुलिस की विशेष इकाइयों के द्वारा किया जाए और उनके साथ संवेदनशील व्यवहार करने के लिए प्रशिक्षित हों। अधिनियम में कहा गया है कि प्रत्येक जिले और शहर में राज्य सरकार द्वारा एक विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किया जाना है, जिसकी अध्यक्षता एक पुलिस अधिकारी करते हैं जो पुलिस उपाधीक्षक के पद से नीचे नहीं है, और 2 सामाजिक कार्यकर्ताओं को इसका सदस्य बनाया जाता है, जिसमें एक महिला का होना अनिवार्य है। उनके काम में बच्चों के संवेदनशील उपचार के लिए पुलिस के साथ समन्वय करना शामिल है। अधिनियम में प्रत्येक जिले में एक बाल कल्याण समिति का प्रावधान है कि वो बच्चों को संभालने में अधिकारियों द्वारा किसी भी उल्लंघन का संज्ञान ले सकें। इसके अलावा आपका पॉक्सो अधिनियम है, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012। इसमें गवाहों के रूप में बच्चों के साक्षात्कार के संबंध में विशिष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि साक्षात्कार सुरक्षित, तटस्थ, बच्चों के अनुकूल वातावरण में आयोजित किए जाने चाहिए, जिसमें पूछताछ उनके घरों में किए जाने की अनुमति भी शामिल है। यह कहता है कि एक बच्चे को कई बार प्रश्न में घटना को याद करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। अधिनियम बच्चों के समर्थन में एक प्रशिक्षित व्यक्ति की उपस्थिति का प्रावधान करता है, जो बच्चों को डरने या भयभीत होने पर उन्हें समझा सके। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, व्हाट इज नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून आखिर क्या है। तो पुलिस द्वारा उपयोग किए जाने के तरीके के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बार बार आलोचना के दायरे में आया है। लॉ कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार 2001 से भारत में निवारक कानूनों यानी कि प्रिवेंटिव लॉज के तहत 14 लाख से अधिक लोग पकड़े गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के बारे में देख लेते हैं। तो यह एक कड़ा कानून है जो महीनों तक निवारक नजरबंदी की अनुमति देता है, मतलब कि प्रिवेंटिव डिटेंशन की अनुमति देता है। अगर अधिकारियों को संतुष्ट किया जाता है कि एक व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा या कानून और व्यवस्था के लिए खतरा है, तो यह जो है आपका डिटेंशन किया जा सकता है। हिरासत की अवधि के दौरान व्यक्ति को चार्ज करने की आवश्यकता नहीं है, लक्ष्य व्यक्ति को अपराध करने से रोकना है। इसे 23 सितंबर 1980 को इंदिरा गांधी के सरकार के द्वारा प्रख्यापित किया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अनुसार किसी भी व्यक्ति के निवारक निरोध के आधार में क्या क्या शामिल है। तो भारत की रक्षा, विदेशी शक्तियों के साथ भारत के विरुद्ध षड्यंत्र या भारत की सुरक्षा के लिए किसी भी तरह से पूर्वाग्रहपूर्ण कार्य करना, भारत में किसी भी विदेशी की निरंतर उपस्थिति को विनियमित करना तथा भारत से उसके निष्कासन की व्यवस्था करना। अवधि देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को बिना किसी आरोप के 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। राज्य सरकार को यह बताने की जरूरत है कि एनएसए के तहत किस एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है
आरोपों को बताए बिना 10 दिनों के लिए रखा जा सकता है। मतलब कि 10 दिन तक बिना आरोप बताए रखा जा सकता है और उसके बाद जो है न्यायालय को बता करके और उसके बाद जो है आपका 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ठीक है, अपील किसके खिलाफ अपील कहाँ की जा सकती है? तो हिरासत में लिया गया व्यक्ति उच्च न्यायालय के सलाहकार बोर्ड के समक्ष अपील कर सकता है, लेकिन उन्हें मुकदमे के दौरान वकील की अनुमति नहीं दी जाएगी। आगे देख लेते हैं जीसैट 1 के प्रक्षेपण की तैयारी। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन एक नए भू प्रेक्षण अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह जीसैट 1 को मार्च के पहले सप्ताह में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। तो वर्ष 2019-20 के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 के दौरान इसरो द्वारा 10 भू प्रेक्षण उपग्रहों को भेजे जाने की योजना है। इसरो की वार्षिक योजना के अंतर्गत 36 मिशनों का उल्लेख किया गया है, जिसमें एक वर्ष के दौरान उपग्रह और उनके लॉन्चर दोनों के विकास एवं प्रक्षेपण को शामिल किया गया है। चालू वित्त वर्ष 19-20 में 17 मिशनों को शुरू करने की योजना बनाई गई है और इसमें 6 मिशनों को 31 मार्च 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ध्यातव्य है कि इसरो को हाल ही में अगले वित्त वर्ष के लिए लगभग 13,480 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। जीसैट के बारे में देख ले तो जीसैट 1 एक जियो इमेजिंग सैटेलाइट है। यह 36,000 किलोमीटर दूर स्थित भू स्थैतिक कक्षा में स्थापित किए जाने वाले 2 योजनाबद्ध भारतीय ईओ अंतरिक्ष यानों में से पहला होगा। इसे एक निश्चित स्थान पर स्थापित किया जाएगा, जिससे यह हर समय भारतीय महाद्वीप पर नजर रख सकेगा। अभी तक सभी भारतीय पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों को केवल 600 किलोमीटर की दूरी के कक्षा में स्थापित किया जाता था। ये उपग्रह ध्रुव से ध्रुव के बीच में चक्कर लगाते थे। जीसैट 1 को श्रीहरिकोटा उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्च किया जा सकता है। इसे GSLV Mk2 के माध्यम से प्रक्षेपित किया जाएगा। जीसैट 1 का महत्व देख लेते हैं। तो जीसैट 1 में 5 प्रकार के मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरे होंगे, जिनकी सहायता से देश के विभिन्न क्षेत्रों की रियल टाइम इमेज प्राप्त की जा सकती है। साथ ही इस उपग्रह की सहायता से देश की भौगोलिक स्थिति में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की निगरानी भी की जा सकती है। भूप्रेक्षण उपग्रह का उपयोग मुख्य रूप से भूमि एवं कृषि संबंधित निगरानी के लिए किया जाता है, किंतु सेना के लिए सीमा की निगरानी करने हेतु इसके द्वारा ली गई इमेजेज काफी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। RISAT जैसे उपग्रह जो सिंथेटिक एपर्चर रडार से लैस होते हैं, सुरक्षा एजेंसियों को 24 घंटे सभी प्रकार की जानकारी प्रदान करते हैं। और जीसैट 1 के बारे में यहाँ पर आप लोग जानकारी देख सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अंतरिक्ष में वर्तमान स्थिति के बारे में देख लेते हैं। तो इसरो के अनुसार वर्तमान समय में 19 राष्ट्रीय भूप्रेक्षण उपग्रह, 18 संचार उपग्रह और 8 नौ परिवहन उपग्रहों की सेवा ली जा रही है। ये उपग्रह प्रसारण, टेलीफोनी, इंटरनेट सेवाएं, मौसम और कृषि से संबंधित पूर्वानुमान, सुरक्षा, आपदा के समय बचाव एवं राहत और स्थान आधारित सेवाएं प्रदान करते हैं। संचार उपग्रहों में से 3 उपग्रह सैन्य संचार और नेटवर्किंग के लिए समर्पित हैं। इसरो के भविष्य के मिशन के बारे में देख ले तो 10 जियो इमेजिंग सैटेलाइट्स में से चालू वित्त वर्ष के लिए इसरो ने 6 इमेजिंग ऑब्जर्वेटरीज उपग्रह लॉन्च करने का प्रस्ताव दिया था, जिनमें से 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण आगामी कुछ दिनों में किया जाएगा, बल्कि 8 ईओ उपग्रहों को वित्त वर्ष 2021-22 में प्रक्षेपित किए जाने की योजना है। जीसैट 1 के अलावा अंतरिक्ष एजेंसी एकल PSLV लॉन्चर पर एक त्रिगुट के रूप में उच्च रिजोल्यूशन HRSAT की नई श्रृंखला लॉन्च करने की योजना भी बना रही है। आगामी ईओ उपग्रहों में रडार इमेजिंग उपग्रह रिसेट 2B/R2, रिसेट 1A, 2A, ओशनसैट 3, रिसोर्ससैट 3 इत्यादि शामिल हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। रिसेट 2B/R2 अपने पूर्ववर्ती रिसेट 2B और 2B1 के साथ ट्रायड बेड़ा बनाएगा, जो लगभग 120 डिग्री के आसपास घूमेंगे तथा वे अंतरिक्ष से मौसम, दिन रात इमेजिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अवलोकन की आवृत्ति में वृद्धि करेंगे। इसरो का 1 दशक के भीतर अमेरिका एवं चीन की भांति स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन विकसित करने का लक्ष्य भी है। इसके अतिरिक्त इसरो के आगामी वर्षों में चंद्रयान 3, गगनयान, आदित्य L1 जैसे बड़े एवं महत्वाकांक्षी मिशन भी शामिल हैं।
प्रस्तावित हैं। इसरो द्वारा प्रस्तावित एवं सक्रिय मिशन का महत्व, तो ये सब कुछ खास नहीं है, पूछा जाने वाला नहीं है। आगे देख लीजिए, अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित क्रियाकलापों को भारतीय शिक्षा प्रणाली में उचित स्थान दिए जाने की आवश्यकता है तथा युवा विज्ञानी कार्यक्रम यानी कि युविका जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों में अंतरिक्ष विज्ञान एवं अंतरिक्ष खोजों के प्रति रुचि पैदा करने की आवश्यकता है। शिक्षा प्रणाली में सकारात्मक परिवर्तन के माध्यम से शिक्षा पद्धति में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सैद्धांतिक शिक्षा के साथ प्रायोगिक शिक्षा को भी महत्व प्रदान किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त विभिन्न अंतरिक्ष कार्यक्रमों हेतु इसरो को आवंटित धन में वृद्धि की जानी चाहिए ताकि इसरो अपने कार्यक्रमों को बेहतर तरीके से संचालित कर पाए। बीपीएससी में अक्सर इसरो के भविष्य के कार्यक्रमों के बारे में पूछा जाता है, तो उसमें आप अच्छे से मेंस में आंसर राइटिंग कर सकते हैं ये पॉइंट के जरिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, माधव राष्ट्रीय उद्यान में विस्थापन संबंधी मुद्दे के बारे में। हाल ही में मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान में भूमि अतिक्रमण के मामले सामने आए हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान की तरफ से दावा किया गया है कि बाघ गलियारे के निर्माण हेतु जमीन अधिग्रहण किए जाने के कारण 20 वर्ष पहले विस्थापित हुए 39 आदिवासी परिवारों को आवंटित करने के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो ये मामला तो खैर पुराना हो चुका है, तो हम लोग जो है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में शिवपुरी शहर के पास ऊपरी विंध्यन पहाड़ियों के एक हिस्से के रूप में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान मुगल सम्राटों और ग्वालियर के महाराजा का शिकार स्थल था। इसे वर्ष 1958 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस उद्यान में पारिस्थितिकी तंत्र के विविध आयाम जैसे झीलें, जंगल और घास के मैदान इत्यादि शामिल हैं। इस उद्यान में नीलगाय, चिंकारा और चौसिंगा जैसे एंटीलोप तथा चीतल, सांभर और बार्किंग डियर जैसे मृग पाए जाते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में तेंदुआ, भेड़िया, सियार, लोमड़ी, जंगली कुत्ता, जंगली सुअर, शाही अजगर आदि जानवर भी देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अर्बन बेंट टोड जेको। यहाँ पे फोटो देख सकते हैं आप। यह गुवाहाटी असम में खोजी गई छिपकली की नई प्रजाति है। वैज्ञानिक नाम है सिट्रोडैक्टाइलस अर्बेनस। शहरीकरण जीकोज के अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा है। तो यह जो है आपका क्या है यह याद रखिएगा, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है यह याद रखिएगा। प्रीलिम्स फैक्ट्स देख लेते हैं। तो न्यूजीलैंड की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पुलिस अधिकारी के बारे में देख लेते हैं। तो हाल ही में न्यूजीलैंड पुलिस ने एल्ला नाम की अपनी पहली एआई आधारित पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसे वेलिंगटन स्थित पुलिस मुख्यालय में तैनात किया गया है। एला कमोबेश इंसानों की तरह ही दिखती है और इसे विश्व के 26 लोगों की विशेषताओं को मिलाकर तैयार किया गया है, ठीक है। एला की कार्यावधि 3 महीनों की है और इसे अवधि की समाप्ति के पश्चात इसकी सेवाओं को जारी रखने या न रखने का निर्णय लिया जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम जो है वर्ष 1955 में सबसे पहले जॉन मकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का इस्तेमाल किया था, इसलिए उन्हें फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। तो यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और न्यूजीलैंड की पहली एआई आधारित पुलिस अधिकारी का नाम क्या है, तो एला है, यह भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं हाफिज सईद को सजा के बारे में। तो यह कुछ खास नहीं है और मामला भी बहुत पुराना हो चुका है, तो छोड़ देते हैं। भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी तंत्र, यह जो है याद रखने लायक है। बृहन मुंबई नगर निगम ने मुंबई के 90 स्थानों पर वायु गुणवत्ता निगरानी तंत्र की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 90 स्थानों पर वायु गुणवत्ता निगरानी तंत्र की स्थापना के पश्चात बीएमसी दिल्ली को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा वायु गुणवत्ता निगरानी तंत्र बन जाएगा। याद हो कि दिल्ली में मौजूदा समय में 38 मॉनिटर लगे हुए हैं। यह परियोजना बीएमसी और निजी भागीदारी द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित की जाएगी और अगले 5 वर्षों में इसके समाप्त होने की संभावना है, ठीक है। वर्तमान में 30 वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन मौजूद हैं, जिनमें से 5 जो है वह बृहन मुंबई नगर निगम के अंतर्गत 10 स्टेशन सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के अंतर्गत और 15 स्टेशन जो है वह महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं आईएनएस शिवाजी को प्रेसिडेंट्स कलर। हाल ही में रामनाथ कोविंद जो कि राष्ट्रपति हैं हमारे, उन्होंने लोनावाला में आईएनएस शिवाजी को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है। आईएनएस शिवाजी को वर्ष 1945 में कमीशन किया गया था। यह भारतीय नौसेना के प्रमुख प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में से एक है।
75 वर्षों की अपनी सेवा के दौरान आईएनएस शिवाजी ने भारतीय नौसेना, तटरक्षक, मित्र देशों के नेवल ऑफिसर्स को इंजीनियरिंग में प्रशिक्षण प्रदान किया है। आईएनएस शिवाजी अब तक भारतीय और विदेशियों सहित 2 लाख से अधिक सैन्य कर्मियों को प्रशिक्षण दे चुका है। प्रेसिडेंट कलर एक सर्वोच्च सम्मान है जिसे किसी भी सैन्य इकाई को उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रपति की ओर से प्रदान किया जाता है। तो प्रेसिडेंट कलर किसे दिया गया है? आईएनएस शिवाजी को, याद रखिएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ वन लाइनर्स। वैसे हम लोग देख चुके हैं लेकिन फिर भी देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान के तटीय अनुसंधान हेतु किस जहाज को सौंपा गया है? तो सागर अन्वेषिका। किस स्थान पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? तो वाराणसी। यह सब हम लोग पढ़ चुके हैं वन लाइनर्स में, तो आप लोग वहां देख लेना, ठीक है। ये करंट अफेयर जो है 18 फरवरी का आपका दिया जा चुका है। 18 से लेकर के और 29 तारीख तक का सारा करंट अफेयर जो है वह मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी जोड़िए। और यदि पीडीएफ चाहिए तो 9525360283 पर आप जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर 7004385014 पर मुझे कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ जो होगा वह प्रति माह के हिसाब से 50 रुपया में मिलेगा, ठीक है। 50 रुपया प्रति माह में आप करंट अफेयर्स का पीडीएफ मुझसे ले सकते हैं, ठीक। तो आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। पर्यावरण का ध्यान रखिए, माता पिता की सेवा कीजिए, बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, राष्ट्रीय प्रतीकों का आदर कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, राष्ट्रगान का आदर कीजिए, राष्ट्रीय झंडे का आदर कीजिए। बुजुर्गों के प्रति जो है, बच्चों के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति दया का भाव रखिए। और मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।